प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन देखे थे। आज ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा वर्किंग बताऊंगा। वैसे वर्किंग हो गया है लेकिन फिर भी एक और व्यू ले लूँगा। फिर उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का टॉपिक का नाम ही ईएमएफ इक्वेशन है। ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल बोलते हैं हिंदी में। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने ट्रांसफार्मर लिया था तो उसमें बताया भी था कि ट्रांसफार्मर बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, मतलब किसी एक सर्किट से पावर को दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है। बेसिकली एक ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो किसी एसी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करने में एबल होता है। क्लियर हुआ? तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के अंतर्गत हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि बेसिकली कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे ही रहेंगे। एक को हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, कोर। बेसिकली ट्रांसफार्मर एक क्या होता है, एसी डिवाइस होता है, एसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ऑलवेज एसी सिग्नल पे ही ऑपरेट करता है। अगर हम किसी केस में किसी ट्रांसफार्मर के अक्रॉस एक्सटर्नल डीसी सप्लाई अगर अप्लाई कर दें तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस कंप्लीटली जीरो हो जाती है। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का रिएक्टेंस कंप्लीटली जीरो होने के कारण उसकी रिएक्टेंस जीरो होने के कारण मैक्सिमम अमाउंट में करंट का ड्रॉ होता है। मैक्सिमम या लार्जर अमाउंट में करंट ड्रॉ होने के कारण उसकी वाइंडिंग है वो ओवरहीट हो जाते हैं। वाइंडिंग ओवरहीट होने के कारण क्या हो जाता है, वो परमानेंटली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इस कारण हम उसको डीसी के केस में यूज नहीं करते। ऑलवेज इट ऑपरेटेड इन एसी सप्लाई। क्लियर हुआ? अब जैसा कि इसका अगर वर्किंग हम बताएंगे, मान लिया जाए ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है। सपोज दिस इज कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हम वाइंडिंग दे दी है, ठीक है। कोर जनरली क्या होता है, मैंने बताया भी है। कोर क्या होता है, बेसिकली क्या, तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिस फिजिकल स्ट्रक्चर में कॉपर वायर को क्या किया जाता है, वाउंड करके कॉइल बनाते हैं, वही कोर है। ट्रांसफार्मर का जो कोर जो है एक कंप्लीट सॉलिड मटेरियल से ना बन करके सॉफ्ट आयरन स्टील का क्या होता है, स्टेक्ड लेमिनेटेड कोर होता है, ठीक है। स्टेकिंग करके बनाते हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर के एक आर्म, ये लेफ्ट आर्म हो गया, लेफ्ट लिम्ब बोल सकते हैं, राइट लिम्ब। तो इस रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर के आइदर साइड, लेफ्ट साइड है राइट साइड, कॉपर वायर को क्या किया जाता है, वाउंड किया जाता है। वाउंड करके हम क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट वाइंडिंग तैयार करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में, सपोज दिस इज फर्स्ट वाइंडिंग, लेफ्ट वाइंडिंग, suppose we are applying external AC input AC signal across this winding, so this will be primary winding. And suppose external load is connected through this winding, this will be what, secondary winding. Clear हुआ? तो ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये क्या है आपका, ये वाला क्या कहलाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएंगे, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग से हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। सो दिस विल बी व्हाट, सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस विल बी सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस विल बी सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो जिस वाइंडिंग में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। सपोज हम इस ट्रांसफार्मर में कोई एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल वी इन अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये जो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है वो साइनोसाइडल एसी सिग्नल होता है। तो जैसे ही हम इसके क्रॉस हम साइनोसाइडल नेचर की एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस अप्लाइड एसी सिग्नल के कारण इसके प्राइमरी वाइंडिंग पर साइनोसाइडल नेचर का प्राइमरी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है।
करंट आईपी प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इस ट्रांसफार्मर में करंट का फ्लो होने शुरू हो जाएगा, हम जानते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है तो साइनोसाइडल नेचर की इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, उस डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग पर फ्लक्स जनरेट होता है। जनरेटेड जो फ्लक्स क्या होता है, इस हाई परमेबिलिटी वाले कोर से होकर पास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अप्लाइड साइनोसाइडल एसी वोल्टेज के कारण साइनोसाइडल नेचर का इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। साइनोसाइडल नेचर का इलेक्ट्रिकल करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, साइनोसाइड। तो साइनोसाइडल नेचर का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। साइनोसाइडल नेचर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फील्ड फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, वो भी क्या होता है, साइनोसाइडल नेचर। तो जब ये साइनोसाइडल नेचर का या वेरिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर के थ्रू क्या होता है, पास होकर इस सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स को क्या करता है, लिंकिंग करता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट में चेंज होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न को फ्लक्स लिंकेज में चेंज होने के कारण क्या होता है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और इस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू, वही फ्लोइंग करंट फाइनली लोड में आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। क्लियर हुआ? तो हो क्या रहा है, देखो मैंने क्या क्या बोला, हमने साइनोसाइडल नेचर का एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई किया। ठीक है, जैसे ही साइनोसाइडल नेचर का एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो साइनोसाइडल नेचर का ही करंट है उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर फ्लो होगा। साइनोसाइडल नेचर का करंट का फ्लो होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग पर साइनोसाइडल नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्राइमरी वाइंडिंग पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे। जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की नेचर भी क्या होगा, साइनोसाइडल नेचर का, वेरिंग नेचर का। ये जो जनरेटेड जो फ्लक्स जो रहता है इस रेक्टेंगुलर हाई परमिबिलिटी वाले कोर से क्या होने शुरू हो जाएगा, पास होने। जब ये वेरिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स को क्या करता है, लिंक करता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स को लिंक करने के कारण जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न में फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है तो फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने से उस सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? तो हो क्या रहा है, वेरिंग नेचर ऑफ अप्लाइड एसी सिग्नल क्रिएट्स वेरिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट प्राइमरी वाइंडिंग एंड वेरिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट प्राइमरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस वेरिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट प्राइमरी वाइंडिंग एंड वेरिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट प्राइमरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस varying nature of magnetic flux at primary winding and this produced magnetic flux passes through magnetic core of the transformer and links to secondary winding of the transformer by changing or rate change of flux linkage at secondary winding of a transformer induces what EMF across secondary winding and due to this second voltage across secondary winding creates electrical current to the load। क्लियर हुआ? तो ये सब लिखना है, समझ में आया कि नहीं? तो हमने क्या बोला, सपोज इसमें अप्लाइड इन, सपोज इसके वाइंडिंग है, ठीक है, सपोज किसी ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सपोज एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, उस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग पे फेरों की संख्या है। ठीक है, मैंने क्या बताया, साइनोसाइडल नेचर के एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। साइनोसाइडल नेचर के एसी वोल्टेज के कारण उसमें साइनोसाइडल नेचर का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। साइनोसाइडल नेचर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से उसमें साइनोसाइडल नेचर का ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। साइनोसाइडल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें साइनोसाइडल नेचर का ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और वो क्रिएटेड फ्लक्स है मैग्नेटिक कोर से पास होकर सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है, उससे होकर पास होता है, उसको कट करता है।
तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करने वाला, लिंकिंग करने वाला, उससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स रेट में चेंज होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? तो सपोज इन हमने क्या बताया, सपोज फाई इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन वेबर। एजम्पशन करना कि मान लिया जाए उसमें वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है। सपोज अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा, क्रिएटेड जो फ्लक्स है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, 5 वेबर है। ठीक है। सो इफ induced the EMF in winding is, अगर उस वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को अगर मैं क्या मान लूँ, ई मान लूँ। ठीक है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा, -n इंटू क्या होता है, डी फाई वाई क्या होता है, dt। ये हमने देखा है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पर माइनस साइन क्या कहलाता है, उस वाइंडिंग के अक्रॉस इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है हमेशा अपने प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता। डी फाई बाई डी टी क्या है, उस वाइंडिंग पे लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज, एन उस वाइंडिंग पे फेरों की संख्या। तो हमने अजम्पशन किया कि सपोज उसमें फेरों की संख्या n है, उसमें फ्लक्स जो क्रिएट हो रहा है, पास हो रहा है, उसकी इंस्टेंटेनियस फ्लक्स जो वैल्यू उसको 5 वेबर माना हो। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस होता है जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना और दिस लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वाइंडिंग अक्रॉस वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज गिवन एज -n d phi by dt। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन नंबर 1 हो। अब मैंने क्या बताया था कि अप्लाइड इनपुट सिग्नल है वो साइनोसाइडल सिग्नल होता है। हमने साइनोसाइडल एसी वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई किया, साइनोसाइडल एसी वोल्टेज के कारण उसमें फ्लो होने वाले करंट है वो भी क्या रहा, साइनोसाइडल। तो साइनोसाइडल नेचर का इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हुआ। साइनोसाइडल नेचर के इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने से उसमें साइनोसाइडल नेचर का ही मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रिएट हुआ। क्लियर हुआ? तो मैंने 5 वेबर की फ्लक्स एजम्पशन किया है, क्योंकि अप्लाइड एसी वोल्टेज सिग्नल साइनोसाइडल है तो फ्लोइंग करंट भी साइनोसाइडल होगा। फ्लोइंग करंट की साइनोसाइडल होने से क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडल होंगे। क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड के साइनोसाइडल होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या रहेगा, साइनोसाइडल। क्लियर हुआ? तो ये है आपका। ठीक है। तो जो आपका देन वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई एम इंटू क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ इंटू क्या होगा, टी। तो अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण जो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, वो क्रिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा, साइनोसाइडल का नेचर का होगा। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई एम टू साइन ऑफ ओमेगा टी, जहाँ पर फाई एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स बता रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स इन वेबर, WB वेबर। क्लियर हुआ? तो साइनोसाइडल नेचर का ही मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रिएट होगा। फाई इक्वल टू फाई एम इंटू साइन ऑफ 2 पाई एफ टी होगा। ठीक है। अब इसकी देन इसके जस्ट पहले वाली इक्वेशन, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू -n d बाई डी टी, फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई एम
तो साइन ऑफ क्या होगा 2πf इंटू क्या होंगे टी होंगे। ठीक है, ये होगा। मैंने कुछ नहीं किया, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू मैंने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखा, उसी एक्सप्रेशन पे मैंने फाई की वैल्यू को पुट कर दिया। अब फाई एम तो आपका कांस्टेंट पैरामीटर है, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट, तो माइनस एन इंटू क्या होगा फाई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, इंटू क्या होगा डी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएंगे साइन ऑफ 2πf इंटू क्या होगा टी होगा। क्लियर हुआ? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल, तो ई इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ फाई एम बाहर निकलेगा, साइन 2πft, साइन 2πft का क्या कर देते हैं अपन माइनस एन इंटू फाई एम, इसका डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2πf हो जाएंगे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2πf इंटू क्या होंगे टी होगा। क्लियर हुआ? इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो तो माइनस एन फाई एम इंटू क्या होगा ये 2πf इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2πf इंटू टी। इसको बाहर अगर ले लेते हैं 2π, तो ये हो जाएगा माइनस 2π फाई एम एन एफ इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2πf इंटू टी, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। क्लियर हुआ? तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ में मैंने फाई की वैल्यू पुट किया, फाई की वैल्यू पुट किया तो ये एक्सप्रेशन मिला मुझे। ठीक है, 2πf फाई एम एन एफ इंटू कॉस ऑफ 2πft। ठीक है, बट इन केस ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन को देखने से पता चल जा रहा है ई इक्वल टू माइनस 2π फाई एम इंटू एन एफ। एफ क्या है? अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। एन क्या है? उसकी नंबर ऑफ टर्न्स है, उस कॉइल में फेरों की संख्या, कितने टर्न है उसकी संख्या, कॉस ऑफ 2π। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू फॉर द मैक्सिमम। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? ये सारे चीज़ तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पर। तो जब कॉस ऑफ 2πft की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कॉस 2πft की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। कॉस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, 1 के सिवाय ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई will be maximum when cos of 2πft approaches unity। तो जब cos ऑफ 2πft की वैल्यू यूनिटी होगा, मतलब कोसाइन फंक्शन की वैल्यू जब मैक्सिमम होंगे, उसी पर्टिकुलर केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है, तो जब कॉस 2πft की वैल्यू यूनिटी होंगे, मतलब इस कॉस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगा, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होंगे मैक्सिमम होंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2πf, लिख देते हैं इसको फाई एम इंटू क्या होगा एन, और कॉस फंक्शन की वैल्यू को क्या रख दिया 1 रख दिया। तो ये इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस विल बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब उसमें कोसाइन फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम, और कोसाइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है यूनिटी। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये होगा। नाउ नेक्स्ट अगेन, ठीक है, देन आरएमएस वैल्यू ऑफ देन आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन एस। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन एस, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू है वो क्या होगा ई आर एम एस। अगर शो करना है तो ई आर एम एस
ई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है किसी भी चीज़, किसी साइनोसाइडल सिग्नल की आरएमएस वैल्यू का। तो आरएमएस वोल्टेज बोलेंगे तो पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। तो ई एम की वैल्यू क्या निकाला मैं अभी -2πf/n/m और डिवाइडेड बाय क्या होगा √, ये 2π/√2। ठीक है, ई एम की वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 से, तो इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 2π/√2, ये 2π/√2 की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -4.44 और ये हो जाएगा ये 5mFn और ये हो जाएगा ERMS। तो उस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज जो होगा प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है, उस ईएमएफ का क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसमें माइनस माइनस साइन क्या है, हमेशा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स अपने प्रोडक्शन का वो क्या करता है, अपोजिशन करता है, जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है उसी के क्या करता है, अपोज करता है। इस कारण ये माइनस साइन। 5m क्या है, उसमें जो फ्लक्स क्रिएट होंगे उस क्रिएटेड फ्लक्स की क्या है, पीक एम्पलीट्यूड है। f क्या है, अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ। तो अगर साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाइड जो किए हो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो ध्यान ये रखना, अगर अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो क्रिएटेड फ्लक्स की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 50 हर्ट्ज, मतलब उसी नेचर का ही रहेगा, उसका भी टाइम पीरियड वही मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो देख सकते हैं किसी ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है उसमें क्रिएटेड फ्लक्स की पीक वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्लक्स की पीक वैल्यू पर, अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स। तो देख सकते हैं अगर अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो देखूं तो n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न। तो जिस वाइंडिंग में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या जिसमें ज़्यादा होगा उसकी क्या है, उसी पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर लार्जर है तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ लार्जर होंगे। इफ नंबर ऑफ टर्न इज स्मॉलर देन प्रोड्यूस्ड ईएमएफ विल बी small. So induced EMF only depends on the value of created flux in the core in Weber. F is frequency of signal in hertz, n is number of turns। ठीक है, फेरों की संख्या। क्लियर हुआ। तो ये ERMS है। if NP is total turns at primary winding of transformer then produced EMF in primary winding। ठीक है, तो उसके प्राइमरी वाइंडिंग पे प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है, उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को ईपी, और ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4.44, ये क्या हो जाएगा 5mF इंटू क्या होगा, एन पी होगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को ईपी वोल्ट से अगर शो करूँ, क्योंकि ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग पे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी मान लूँ, अगर प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 5m। देखो जो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो फ्लक्स जो लिंकिंग करेंगे उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स है वो चेंज होगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स को मैं एनपी मान लूँ और अगर इसमें फ्लक्स लिंकिंग की वजह से इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसको अगर ईपी मान लूँ, तो प्राइमरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड जो वोल्टेज है ईपी होगा। ये कहाँ से आया, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर से ऊपर जो डिराइव किया उससे। चाहे तो इसको लिख सके अगर हम माइनस साइन सिर्फ डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जो अपने सेल्फ प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करेगा। इसके माइनस को हटा दूँ तो क्या होगा, -4.44 होंगे इंटू क्या होगा 5mF इंटू क्या हो जाएगा EM। इसको दे देते हैं अपन, इधर कितना 2 नंबर हुआ था, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। सो दिस विल बी इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है,
क्लियर हुआ, उस प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस डेवलप्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। ठीक है, अगेन एंड इफ ns is the number of turns at secondary winding अगर सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ns है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर ns है, देन induced EMF across secondary winding of ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगा, ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.445 MF इंटू क्या होगा NS। सो दिस विल बी EMF इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो अबव इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 represent the EMF equation for transformer for primary and secondary winding of transformer। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के क्या करता है, EMF इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखें कि अगर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पूछेगा तो ऑलवेज एग्जाम में EMF इक्वेशन तो पूछेगा। ठीक है, तो अगर ये है, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर EMF इक्वेशन इन ट्रांसफार्मर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।